पश्चिम बंगाल में परिणाम घोषित हो जाने के बाद भी हिंसा रुक नहीं रही है। पश्चिम बंगाल कल रात से ही सुर्खियों में है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी और निजी सहायक, जिसे हम पीए कहते हैं, चंद्रनाथ रथ की कल रात में ही हत्या कर दी जाती है। मामला बहुत बड़ा था। शुरुआती जांच और ताजा अपडेट्स ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर और खौफनाक बना दिया है। अब तक की जांच में ये साफ संकेत मिले हैं कि चंद्रनाथ रथ की हत्या कोई अचानक हुआ मामला नहीं था, कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड, सुनियोजित और पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया राजनीतिक टारगेट किलिंग हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार चंद्रनाथ रथ की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स में ये रिपोर्ट थी। उनकी गाड़ी, उनका रूट और घर लौटने के समय तक की रेकी की गई थी। इसके बाद 7 मई की रात जब 41 वर्षीय चंद्रनाथ रथ मध्यम ग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी घर से महज 200 मीटर पहले उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को घेर लिया गया। पहले एक छोटी कार ने उनकी गाड़ी को रोका, फिर कोई बाइक सवार हमलावर बेहद करीब पहुंचे और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां सीधे कार की खिड़की तोड़ते हुए चंद्रनाथ रथ के सीने और पेट पर लगती है। उनके ड्राइवर को भी गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ के सीने में लगी गोलियों ने सीधे उनके दिल को चीर दिया था, जिस कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। घटनास्थल से जिंदा कारतूस, फायर किए गए खोखे और एक फर्जी नंबर प्लेट कार बरामद हुई, जिससे यह साफ होता है कि हमला बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया। हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया और वारदात के बाद बेहद संगठित तरीके से फरार हो गए। शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना को कोल्ड ब्लडेड फ्री प्लान्ड मर्डर करार दिया है और कहा है कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि टीएमसी की सरकार गिर गई है, उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में पिछले 15 वर्षों से जारी हिंसक राजनीतिक, सांस्कृतिक और ये जो मामले हो रहे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये पूरा मामला आपको ऐसे क्यों बता रहे हैं, कि घर से कितने मीटर दूर पे ये हमला हुआ, कौन सी गाड़ी आगे जाकर के रुकती है। 4 मई के बाद 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। बड़े बड़े नेता थे, कोई उम्मीदवार थे, कोई टीएमसी के थे, कोई बीजेपी के थे, 2 टीएमसी के बोले जा रहे थे, 2 भारतीय जनता पार्टी के थे। क्या है पूरा मामला? क्यों आखिरकार सरकार जब जीत गई, 4 मई की हम बात कर रहे हैं, कुछ वीडियोस आपने देखा होगा जहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी सरेआम पीटा जा रहा था। वीडियो वायरल हो रहे थे। कुछ वीडियो आपने ये देखा होगा कि टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ की जा रही थी। कुछ वीडियोस में आपने ये तक देखा होगा कि आरोप प्रत्यारोप का खेल इतना भयावह हो चुका था कि लोग एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि 4 मई को जब अंततः परिणाम घोषित किया जाएगा पश्चिम बंगाल का, तो मामला स्थिर हो जाएगा। लेकिन यहां पे मामला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे, वो 2 दशक तक उनके साथ थे, यानी करीबन 20 सालों से उनके साथ काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई नए आदमी थे या ऐसा कुछ नहीं था। खैर, हमने आपको पूरा मामला विस्तार से अभी तक तो बता दिया। कुछ वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया होगा। लेकिन अब हम इस पे प्री प्लान्ड चर्चा करते हैं, पूरा डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, कि आखिर क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, किसकी साजिश हो सकती है, क्या रणनीति अपनाई जा रही है और प्रशासन क्या कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। अब जो बातचीत होगी वो शैलेंद्र जी से होगी। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले मामले को हमने समझा दिया विस्तार से, कब की घटना थी, किस तरीके से घटना हो गई थी। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि ये जो रेकी की जा रही थी पिछले 2-3 दिनों से, यानी कि जब परिणाम घोषित हुए उसके बाद से की जा रही थी। लेकिन सबसे पहला सवाल जो तमाम दर्शक हमसे जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, लोगों को लगा कि 4 मई को परिणाम घोषित होंगे, उसके बाद जो है सरकार गठित की जाएगी बाद में, लेकिन मामला शांत होता दिखेगा। कहीं पे लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कहीं पे टीएमसी कार्यालय में आगजनी कर दी जा रही है, तोड़फोड़ हो रही है, लगातार हत्या की खबरें आ रही हैं, मारपीट की खबरें आ रही हैं। हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? बहुत दुखद है हर्षित, क्योंकि डीजीपी का ये कहना है और उनका ही ये बयान आया है, जो पिछले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल में 200 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए गए। मतलब इन एफआईआर के आधार पे भी आप समझ सकते हैं,
जो पिछले 48-72 घंटे में बंगाल में क्या चल रहा है। हम्म। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है यदि चंद्रनाथ रथ की हत्या हो जा रही है और एक ऐसे व्यक्ति जो किसी भी दृष्टिकोण से वो राजनीतिक नहीं थे बिल्कुल नहीं, हाँ। और वो पीए थे। पीए का मतलब है जो आप उनकी मदद करते हैं मैनेज सारी करते हैं। चीज़ों में, हाँ, सारी चीज़ों में आप उनकी मदद करते हैं। आप बिना सामने स्क्रीन पे बिना कोई चुनावी या फिर बिना कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाए हुए आप व्यक्ति विशेष की मदद कर रहे हैं। जी। ऐसा भी नहीं है जो उनको बीजेपी ने उनको उनका पीए बना के रखा हो या मान लीजिए किसी पॉलिटिकल मतलब कि अप्रोच के कारण उनको वो जिम्मेदारी दी गई है। वो उनका व्यक्तिगत संबंध है और लगातार जैसा आपने भी कहा अपने वीडियो में जो पिछले 2 दशकों से वो उनके साथ करीबी रहे। तो निश्चित रूप से इतने लंबे समय के बाद तो पारिवारिक की तरह आप हैं। तो ऐसे में उनको निशाना बनाने के पीछे की रणनीति मुझे समझ में नहीं आती। हम्म। आखिर क्या मंशा रही होगी जिन अपराधियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है और जो लोग उनके पीछे खड़े हैं, साजिश में खड़े हैं, ये बहुत ही हैरान और चौंकाने वाली, क्योंकि पिछले 2-3 दशकों में मुझे याद है जो शायद बिहार के या उत्तर प्रदेश के यदि 90 के दशक को छोड़ दिया जाए तो पिछले 2 से ढाई दशकों में इस तरह की घटना किसी भी स्टेट में देखने को नहीं नहीं। मिली। चाहे वो पश्चिम बंगाल में 25 सालों के बाद 2011 में उनका सीपीएम का शासन खत्म हुआ या फिर पिछले साल आप देख लीजिए जो उड़ीसा में जब नवीन पटनायक का शासन जो था लगभग 20-25 सालों के में खत्म होता है या फिर कहीं और किसी भी स्टेट में आप चाहे महाराष्ट्र जैसे सेंसिटिव इलाके में देख लीजिए, तमिलनाडु जैसे इलाके में देख लीजिए जहाँ पे जयललिता जैसी इतनी बड़ी फिगर या डीएमके के पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके थे एम करुणानिधि, उनकी मौत के बाद या उनके साथ जो चीज़ें हुई थी, तो इस तरह की राजनीतिक हिंसा की घटनाएँ ज़रूर हुई हैं, हम्म। लेकिन ऐसी नहीं हुई हैं जो घटना 3 से 4 दिन, 5 दिन तक चली जा रही है और ख़ासकर तब जब आप मतलब कह सकते हैं जो अंडर कंट्रोल आप सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट हस्तक्षेप तो नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक उसने वहाँ पे आदर्श आचार संहिता जो लगी हुई थी एमसीसी वो खत्म नहीं किया हम्म। और नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। जी। तो ऐसे में जब शासन आप समझ सकते हैं जो केंद्रीय सरकार के पास उनके प्रतिनिधियों के हाथ में है, पश्चिम बंगाल की जो निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसकी अभी कोई भूमिका इसमें नहीं है, तो फिर ऐसे में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो क्यों बिगड़ा है? एक ये सवाल गंभीर मैं बीच सवाल। में लेना चाहूंगा शैलेंद्र जी, क्योंकि ये खबर रात में आती है। रात से हुँ, ही हम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल कर रहे थे हुँ, और हम दोनों पक्षों को आपके सामने रखेंगे और दोनों सवालों को आपके सामने रखेंगे। पहला पक्ष है जो ये कहता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से परसों बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा हुँ, कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बिल्कुल। टीएमसी हार मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ये मामला जो अभी भड़क रहा है या गरमाया जा रहा है या जिस हुँ, तरीके से उपद्रव की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रही है, ऐसे लोगों के कमेंट बॉक्स थे और बहुत पोस्ट बड़े, किए गए थे। बिल्कुल बड़े पड़े हैं या फिर पॉलिटिकल पॉलिटिकल, हाँ। हाँ, स्टेटमेंट भी है, शुभेंदु अधिकारी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा ये। तो देखिए हम सिर्फ़ चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से ममता बनर्जी का वो बयान आया तो उसके बाद घटनाओं में तेज़ी आई है और हम्म। लगातार कई मामले आए हैं। तो बतौर आप 15 साल यदि आपने शासन चलाया है और संविधान के तहत शासन चलाया, जनप्रतिनिधि या जनादेश के तहत आपने शासन लाया, तो आपको जनादेश का पालन करना चाहिए था। कम से कम ममता बनर्जी के लेवल पे पार्टी सुप्रीमो पार्टी मुखिया होने के नाते आपके लेवल पे ऐसा स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए था जिसके आधार पर आपके समर्थकों में कोई आक्रोश फैले या हम्म। किसी ऐसी चीज़ों की जानकारी या फिर ऐसी चीज़ों का वो एक मैसेजिंग डिलीवर हो जिसके कारण चीज़ों को संभाला नहीं जा सके। ऐसा नहीं है जो 4 तारीख की रिजल्ट आ रहा है 4 तारीख और उसके बाद घटनाएँ नहीं हुई। घटना हुई, बिल्कुल। लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं हुई है जितने पिछले 48 घंटों में जब बिल्कुल। से आपने वो कह रहे हैं जो जब उन्होंने स्टेटमेंट आया हाँ, है। स्टेटमेंट आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात कही। हम्म। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी दुखद है। इसके लिए मुझे लगता है जो राज्यपाल शायद चूक कर गए। हम्म। यदि ममता बनर्जी ने अपना स्टेटमेंट देके यदि ये क्लियर कर लिया था मैसेज जो मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी, तो निश्चित रूप से राज्यपाल को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था हम्म। और उनको तत्काल हम्म। जैसे अक्सर ये होता है जो जब आप इस्तीफ़ा देते हैं, चाहे देखिए केरल में हुआ पी विजयन ने इस्तीफ़ा दिया, एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु में, तो उनको उनसे कहा गया जो आप वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अभी सत्ता सँभाले रखिए, हम्म। जैसे कोई नई व्यवस्था काम करने आती है, यानी नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, फिर आप
अपने पद को छोड़ सकते हैं। हम्म। तो वैसा जब कुछ यहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिला और ऐसी कोई स्टेटमेंट भी या ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं देख रही थी, तो राज्यपाल को तुरंत मामले में हस्तक्षेप करते हुए केंद्र सरकार को हम्म। ये एक ज़रूर उनको एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी, जो तत्काल वो राष्ट्रपति शासन लाए। हम्म। फिर चाहे अब जितने दिन सरकार गठन में समय लगे, चाहे वो 1 हफ्ते लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, लेकिन 2 दिन के लिए भी सही कम से कम राष्ट्रपति शासन आप लगा देते, हम्म। सीधे-सीधे तौर पर जो भी मान लीजिए इसमें है, ताकि आपको इन परिस्थितियों से निपटने में आपको एक मौका मिल जाए। आसानी भी होती। आसानी हो जाती है। सबसे गंभीर बात, क्योंकि देखिए कई वीडियो ऐसे वायरल हैं, आपने भी देखे होंगे, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, जी। जो जिसमें निश्चित रूप से जो मतलब कि हिंसा को फैला रहे हैं, हिंसा को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ कोई स्पष्ट ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही नहीं। है, हम्म। जिसके आधार पे ये लगे जो हाँ इस परिस्थितियों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में कोई प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस के द्वारा हो, चाहे वो सेंट्रल जो फोर्सेस आर्म फोर्सेस जो अभी वहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं हम्म। या वहाँ पे मौजूद हैं उनके द्वारा हो। हम्म। तो ये एक काफ़ी दुखद है। एक और सवाल जो आप हमारी बातचीत में पहले हिस्से में आपने कहा था, हम्म। जो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया, जो 2-3 दिनों से रेकी हो रही थी। जी। आखिर कौन लोग थे वो रेकी करने वाले? और हम्म। क्या यदि आपको ये लग रहा है अब सूचना आ रही है या ऐसी चीज़ आ रही है, तो समय रहते क्या आप तक वो सूचना क्यों नहीं पहुँची? हम्म। क्यों, मतलब यदि 2-3 दिन का आप आशंका जता रहे हैं, तो फिर मतलब वो कौन है और क्यों आपको ये लग रहा है जो 2-3 दिन से उनकी रेकी की जा रही हाँ, थी? क्या आखिर वजह क्या है वजह उसकी? क्या रही थी? जो आखिर, क्योंकि वो तो किसी के वो उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं आया जो जिससे ये लगे जो हाँ, उनके किसी के व्यक्तिगत संबंध उनसे कारण खराब हुए। हम्म। तो उनको टारगेट करने के पीछे रीज़न क्या रहा? हम्म। और इस वाली पूरी घटना में यदि मान लीजिए आज पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी खराब हो रही है, तो क्या केवल ममता बनर्जी इसके लिए ज़िम्मेदार है, हम्म। जो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया? या फिर हम कुछ और भी कारक इसके लिए ढूँढ सकते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं? तो हम्म। ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा और हमें लगता है जो दर्शक भी काफ़ी खासकर जो बंगाल से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम्म। या जो चीज़ें हैं वो हमें वस्तुस्थिति स्पष्ट हाँ, करते वो हुए या धरातल वो पे है। हाँ, धरातल पे, तो वो अपने कमेंट्स के ज़रिए भी हमारे बहुत सारी सूचनाएँ हमसे साझा कर सकते हैं, वीडियो साझा कर सकते हैं, यदि बिल्कुल। वैसी चीज़ें हों और जो भी कोई इसमें मामले में अपडेट आता है या चीज़ें आती है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी दर्शकों को जैसे-जैसे जानकारियाँ हम तक सामने आएँगी, तो हम लोग भी उनको ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन ये एक ज़रूर अपील रहेगी, जो घटनाएँ पश्चिम बंगाल में हो रही है और ख़ासकर जब हम अगले 48 घंटे में रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। 9 तारीख को उनकी जयंती है, तो वैसी स्थिति में ये घटनाएँ कम से कम पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए या और उनके हम लोगों लोगों के दृष्टिकोण से हाँ, गलत है। दृष्टिकोण से ये सही नहीं है, उनकी बिल्कुल। चीज़ों को सही नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बिल्कुल सरलता के साथ पूरे मामले को समझाया कि आखिर हिंसा हो रही थी। बिल्कुल, जब से चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हुए थे, उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिली होंगी। लेकिन ये जो सर ने एक बात कही कि 48 आवर्स ही क्यों, 48 घंटों में ये मामला सीधे 3x कैसे पहुंच गया, 3 गुना कैसे पहुंच गया, और शिवेंदु अधिकारी अब क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, प्रशासन इस पे क्या कदम उठाएगी, इसकी अपडेट आपको एयर नाउ के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। मैं मानता हूं कि हम खबर को आराम से बताते हैं, समझते हैं, पूरी परिदृश्य को समझते हैं और उसके बाद जनता को समझाने की कोशिश करते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई क्लिकबेट नहीं। बाकी इस मामले को लेकर के, खास करके ये जो प्री प्लान्ड मर्डर था या किलिंग कह सकते हैं आप इसको, इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट आएगा आने वाले घंटों में, वो अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी, रिपोर्ट, हमारी ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरे साथ थे शैलेंद्र जी, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।